स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पे। तो आइए आज फिर से स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। इससे पहले हमने पॉलिटी का 2 वीडियो डाला है। अभी सब्जेक्ट बदल बदल के आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। आज मैं ज्योग्राफी का एक चैप्टर जो है आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। फिर इसके बाद हिस्ट्री का भी वीडियो आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज सौरमंडल से। ठीक है, तो सौरमंडल से हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं सोलर सिस्टम। ठीक है, तो देखिए सौरमंडल में आपको ग्रह के बारे में जानना है, उपग्रह के बारे में जानना है, और इसके अलावा सूर्य ग्रहण के बारे में, चंद्र ग्रहण के बारे में, ये सब चीज जानकारी मिलेगा कि क्या होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये सन है, सूर्य के बाद इधर आपको बुध ग्रह दिख रहा है, बुध के बाद आपको शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर उसके बाद मंगल है, फिर इसके बाद एक आ जाता है बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टी। उसके बाद फिर आपको बृहस्पति ग्रह है, शनि है, अरुण है, वरुण है, और एक ये लास्ट में छोटा सा आपको दिख रहा होगा प्लूटो, जो कि पहले था अभी नहीं है। तो इसको देखिए, ये आपका हो गया सन, सूर्य। ठीक है, फिर यहां देखिए ये आपको हो गया बुध, बुध ग्रह है। बुध के बाद आपको शुक्र हो गया, शुक्र के बाद पृथ्वी हो गया, और ये हो गया आपको मंगल। ठीक है, बीच में आपको इस तरह से एक पट्टी दिखेगा जिसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी। क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, यानी कि 4 हो गया इसके इधर क्षुद्र ग्रह की पट्टी से, और 4 हो गया आपको राइट साइड में। ठीक है, 4 लेफ्ट में, 4 राइट में। तो इधर आप 4 देख लिए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया। फिर इसके बाद 4 इस साइड में है, जो कि इधर आ गया आपको बृहस्पति। फिर इसके बाद शनि, अरुण, और ये वरुण। ठीक है, 4 राइट साइड में, 4 लेफ्ट साइड में। एक यहां पे है आपको, ये है प्लूटो। प्लूटो जो कि 2006 ईस्वी में समाप्त हो गया है। अभी ये प्लूटो नहीं बचा है। पहले 9 ग्रह था सौरमंडल में, अभी केवल जो है आपको 8 ग्रह है, जिसमें से 4 जो है सूर्य की तरफ है, जिसको आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये चारों को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये जो शुरू का 4 है इसको हम लोग आंतरिक ग्रह, और इधर का जो 4 है, ये 4 मिला के इसको बोलते हैं बाह्य ग्रह। या फिर इन चारों में सबसे बड़ा बृहस्पति है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बृहस्पतिय ग्रह। बृहस्पतिय ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा बृहस्पति है। फिर इसी प्रकार इन चारों में सबसे बड़ा पृथ्वी है, तो इसलिए इसको आंतरिक ग्रह तो कहते ही है, साथ साथ में इसको पृथ्वीय ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, आंशिक ग्रह, आंतरिक ग्रह के अलावे पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस चारों में सबसे बड़ा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के नाम पे पार्थिव ग्रह। ठीक ना, वैसे सूर्य के अंदर की तरफ 4 है, तो आंतरिक ग्रह, और ये
बाहर की तरफ 4 है तो इसको बाह्य ग्रह, ठीक ना। लेकिन इन चारों में सबसे बड़ा बृहस्पति है तो बड़े वाले के नाम पे बृहस्पति ग्रह, इन चारों में सबसे बड़ा पृथ्वी है तो पार्थिव ग्रह। लेकिन अगर बात करें कि पूरा सौर मंडल में सबसे बड़ा कौन है, तो आपको दिख रहा है कि बृहस्पति सबसे बड़ा है जबकि बुध सबसे छोटा है, ठीक ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए थोड़ा सा सौर मंडल की परिभाषा से भी देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि सौर मंडल में कौन कौन सा ग्रह शामिल होगा, ठीक ना। तो सौर मंडल देखिए किसको बोलते हैं, देखिए अंतरिक्ष में मौजूद जितने भी आकाशीय पिंड है, चाहे वो ग्रह हो, क्षुद्र ग्रह हो, धूमकेतु हो, उल्का पिंड हो, इन सभी के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा कि इसमें प्राकृतिक जितने भी ग्रह हैं उनकी बात हो रही है। अगर कोई कृत्रिम ग्रह को लॉन्च कर रहा है तो वो सौर मंडल का सदस्य नहीं होगा, ठीक है। धूमकेतु भी होगा, क्षुद्र ग्रह भी होगा, उल्का पिंड भी होगा, ठीक है। यानी कि सौर मंडल किसको कहेंगे, सौर मंडल का सदस्य होगा ग्रह होगा, उपग्रह होगा, क्षुद्र ग्रह भी होगा, क्षुद्र ग्रह होगा, धूमकेतु होगा, ठीक है, उल्का पिंड भी होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सभी क्या है, सौर मंडल के सदस्य है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का पिंड, इन सबों के सम्मिलित रूप को हम लोग सौर मंडल कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का सदस्य है या फिर कौन सा सदस्य नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये आता है तो सौर मंडल का सदस्य होगा, अगर इसके अलावा कोई अन्य आता है तो वो सौर मंडल का सदस्य नहीं होगा, सौर परिवार का, ठीक ना। अब देखिए एक बात और कि ये जो पूरा सौर मंडल है इसमें अभी 8 ग्रह हैं, वर्तमान समय में 8 ग्रह हैं, ठीक है। जिसमें आपको पता है कि सबसे बड़ा जो है वो बृहस्पति है, सबसे जो बड़ा है वो है बृहस्पति, और सबसे जो छोटा है, सबसे जो छोटा है वो है आपको बुध, ठीक है, बुध होगा, सबसे छोटा बुध है, ठीक है। तो 8 ग्रह है जिसमें सबसे बड़ा बृहस्पति है, सबसे छोटा हो गया बुध ग्रह, ठीक ना। तो ये तो पूरा 8 ग्रह की बात करें इसमें, लेकिन अगर आपको पूछे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, तो केवल इन चारों में देखना है, पूरा में नहीं, 8 में नहीं देखेंगे आंतरिक ग्रह, क्योंकि इस 4 को हम लोग बोलते हैं, केवल ये 4 आंतरिक ग्रह है। तो इस 4 में अगर पूछेगा ना आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा कौन सा होगा या सबसे छोटा कौन सा होगा, तो केवल इस चारों में ही दिमाग लगाना है। तो आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा हो गया कौन सा, पृथ्वी, सबसे छोटा कौन सा हो गया, बुध, ठीक है। इसी प्रकार से बाह्य ग्रह में अगर पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा, तो बृहस्पति सबसे बड़ा, क्योंकि पूरा सौर परिवार का सबसे बड़ा है। अगर इसमें पूछे आपको सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, तो अरुण हो जाएगा बाह्य ग्रह में, आपको दिख भी रहा है। प्लूटो नहीं होगा क्योंकि ये सदस्य नहीं है अभी, प्लूटो 2006 से पहले था 9वां ग्रह के रूप में, लेकिन अभी ये समाप्त हो गया है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, फिर और कुछ बात कर लेते हैं। देखिए सौर मंडल के सबसे नजदीक का ग्रह अगर आपसे पूछे तो आप देखिए यहाँ पे सीरियली वाइज है, सबसे नजदीक में कौन है, तो 1 नंबर पे हो गया आपको, तो 1 नंबर पे देखिए आप बुध हो गया, 2 नंबर पे आपको शुक्र हो गया, और ये 3 नंबर पे हो गया आपको पृथ्वी, और 4 नंबर पे मंगल, 5 नंबर पे हो गया आपको बृहस्पति, और 6 नंबर पे शनि, 7 नंबर पे अरुण, और 8 नंबर पे वरुण, ठीक है। इसका अंग्रेजी नाम भी पूछता है, बुध को हम लोग मरकरी कहते हैं, शुक्र को हम लोग जो है वेनस बोलते हैं, और पृथ्वी अर्थ हो गया
मंगल मार्स कहते हैं अंग्रेजी में, और बृहस्पति का जो है जुपिटर होता है, और शनि सैटर्न। ठीक है, इसके बाद देखिए अरुण और वरुण, ये दोनों में कंफ्यूजन होता है, तो इसको आप याद रखिएगा कि यूरेनस, अरुण का होता है आपको यूरेनस यू से, और वरुण का होता है नेपच्यून एन से। तो यहाँ पे ट्रिक बैठा लीजिएगा कि यूएन, जो यूएन संगठन है ना, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, यूनाइटेड नेशन करके, यूएन, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून। ठीक है, तो अरुण पहले, वैसे अगर आप लेटर में भी देखेगा तो अ पहले आता है और उसके बाद वो आता है, तो अरुण पहले वरुण बाद में, अरुण वरुण। ठीक है, ये ध्यान, दोनों भैयारी एक साथ। तो ये आपका जो है सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम हुआ, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा। लेकिन अगर आपको आकार में पूछ ले कि सौरमंडल के सदस्य आकार में कैसे व्यवस्थित होगा, तो आकार में आप साइज में अगर पूछे तो देख लीजिए सबसे बड़ा आपको बृहस्पति दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे शनि है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपको शुक्र दिखेगा, और इसके बाद चौथे नंबर पे वरुण, पांचवें नंबर पे पृथ्वी, छठे नंबर पे हो जाएगा अरुण, सातवें नंबर पे आपको मंगल, और आठवें नंबर पे बुध, जो कि सबसे छोटा ग्रह है। ठीक ना, इस प्रकार से। फिर इन चारों में अगर पूछे तो आप बता सकते हैं, इन चारों में अगर पूछे तो भी आप बता सकते हैं, इन चारों में आप देख करके भी बता सकते हैं कि कौन सा आकार में जो है छोटा होगा, कौन सा आकार में बड़ा होगा। ठीक ना, अब चलते हैं इससे आगे। देखिए, जो सबसे नजदीक का ग्रह होगा वो उतना ही जल्दी सूर्य का परिक्रमा कर लेगा। सभी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, ठीक ना, अंडाकार पथ पे सभी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। तो जो जितना नजदीक होगा सूर्य का, उसका जो है परिक्रमण जो एरिया है वो कम होगा, इसलिए वो उतना जल्दी तय कर लेगा। तो जैसे कि एग्जांपल में आप बुध जो है मात्र 88 दिनों में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है सूर्य का। जो सबसे दूर होगा वो उसको उतना अधिक टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो पाथ होगा ना, एरिया, वो ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए इसको घूमने में ज्यादा टाइम लगेगा। हालांकि सबका स्पीड अलग अलग है, तो वो हम अलग अलग जब स्पेशल ये बुध के बारे में बताएंगे तो उसका बहुत सारा विशेषता है, वो पढ़ाएंगे। फिलहाल इसमें हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात को देख लेते हैं। तो फिर देखिए आगे आते हैं। अगला आगे देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये दो घटना होती है सौरमंडल में, जो कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के प्रभाव से होता है। तो इसको समझते हैं किस प्रकार से सूर्य ग्रहण लगता है और किस प्रकार से चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक ना, तो पहले देख लेते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में, जिसको हम लोग सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सूर्य जो है अपने जगह पे फिक्स है, सूर्य जो है आपको अपने जगह पर स्थित है। ठीक है, ये सूर्य हो गया और ये हो गया आपका पृथ्वी। ठीक है, अब बीच में यहां पे आ गया आपको चंद्रमा। ठीक है, तो देखिए, एक सूर्य अपने जगह पे स्थिर है, हालांकि सूर्य भी घूमता है लेकिन वो बहुत धीरे स्पीड से, मतलब 25 करोड़ वर्ष में अपना एक चक्कर पूरा करता है सूर्य, जिसको हम लोग बोलते हैं जो है सूर्य के जो है ये 25 करोड़ वर्ष में जो एक चक्कर मारता है, इसको एक ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना जगह पे फिक्स है। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, यानी ये जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है इस तरह से, और चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाती है। तो इस क्रम में क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि देखिए चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो सूर्य का जितना भी चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड होगा उन सबों को ग्रह कहेंगे। जैसे कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, ग्रह हो गया। लेकिन
जब ग्रह का परिक्रमा लगाएगा तो उसको हम लोग उपग्रह कहेंगे। तो चंद्रमा इसीलिए पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो ये हो गया आपको उपग्रह। और एक बात, जितने भी ग्रह होंगे उन सब में अपना उष्मा और प्रकाश होगा। बाकी जितने उपग्रह होंगे उसके पास न तो उष्मा होगी न ही प्रकाश होगा। वो कहाँ से आएगा? तो वो सूर्य के पास से आएगा। ठीक है, सॉरी एक बात यहाँ पे मिस्टेक हुई। आप देखिए, ग्रह के पास उसमें प्रकाश नहीं होगा और न ही उपग्रह के पास होगा, तारों के पास होगा। सूर्य जो है ये एक तारा है। तारा मतलब स्टार। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। इस प्रकार से और भी है, बहुत सारे तारे हैं, असंख्य तारे हैं। तो जितना भी तारा होगा उसके पास उष्मा और प्रकाश होगा, ग्रह के पास नहीं होगा, उपग्रह के पास भी नहीं होगा। ग्रह और उपग्रह के पास उष्मा और प्रकाश सूर्य के पास से ही आएगा। जैसे कि पृथ्वी पे सूर्य से ही प्रकाश आता है और सूर्य से ही उष्मा आता है, एनर्जी, प्रकाश आता है लाइट, उसी से उष्मा भी मिलता है। ग्रह के पास नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बोलती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि पृथ्वी के पास भी अपना प्रकाश नहीं होगा, तो ये कहाँ से आएगा? तो ये आएगा सूर्य के पास से। इस तरह से सूर्य के पास से आएगा प्रकाश। ठीक है, सनलाइट, सूर्य के पास से आएगा प्रकाश। अब सूर्य के पास प्रकाश कहाँ से आता है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एक होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके और जो है हीलियम जैसा निर्माण करता है। तो इसमें जो है साथ में उष्मा और प्रकाश, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? इसी को हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। ये बात ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, जिसमें कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनता है और साथ में आपको उष्मा और प्रकाश एक्स्ट्रा मिलता है। यही उष्मा हम लोगों को गर्मी महसूस होता है और यही प्रकाश जो दिन के समय हमको रोशनी होता है, तो ये सूर्य के पास से ही आता है। लेकिन आपको पता है कि देखिए, सूर्य का जो है चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। तो कभी कभी क्या होता है कि दोनों एक सिध में आ जाता है, एक सामने, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है फिगर में कि यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है, ठीक ना। ये आपको सन है और ये आपको अर्थ है, ठीक है। बीच में आ गया आपको मून। एक मिनट, मैं दूसरा कलर ले लूं। ये आपको सूर्य हो गया और ये आपको अर्थ और मून हो गया, ठीक है। अभी दिख रहा। तो सूर्य और अर्थ के बीच में जब मून आ जाएगा, यानी कहने का सूर्य के और पृथ्वी के बीच में जब आ जाएगा कौन? चंद्रमा। तो सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी पर, इसीलिए बीच में आ गया ये चंद्रमा। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ देखिए छाया बन रहा है आगे के हिस्से में। तो इसी वजह से हमको सूर्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बीच में चंद्रमा आके डिस्टर्ब कर दिया। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ से हम लोग सूर्य को नहीं देख पाएंगे। तो यानी सूर्य का कुछ भाग क्या होगा? धुंधला हो जाएगा, ठीक है। सूर्य का कुछ भाग जो है ना, सूर्य का कुछ भाग आपको ब्लैक पड़ जाएगा, इस तरह से धुंधला पड़ जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है, अंधेरा पड़ जाएगा। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या चीज? कि सूर्य ग्रहण, यानी सूर्य में ग्रहण लग गया।
जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं उसमें ग्रहण लग जाता है। इस कंडीशन में हम लोग सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं तो सूर्य ग्रहण लग गया। अगला जो कंडीशन होगा उसमें पृथ्वी बीच में आ जाएगा तो उस कंडीशन में हम लोग चंद्रमा को नहीं देख पाएंगे। अगला कंडीशन आगे बताएंगे, चंद्रमा नहीं दिखेगा तो उसमें चंद्र ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण जो लगता है तो इसमें भी दो टाइप से लगता है। एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक मतलब जब सूर्य का कुछ थोड़ा सा भाग नहीं दिखाई देगा तो उसको कहेंगे आंशिक सूर्य ग्रहण। लेकिन कभी कभी पूरा का पूरा सूर्य ढक जाता है, उसको कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो उस कंडीशन में भी, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि किनारे वाले भाग जो है थोड़ा बहुत दिखाई देते रहता है। ठीक है, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो उस कंडीशन में मान चलिए कि इतना भाग ढक गया पूर्ण सूर्य ग्रहण में, लेकिन साइड वाले भाग फिर भी दिखाई देते रहता है, जो कि एक चमकता हुआ रिंग की तरह। तो ये जो साइड वाले भाग दिखाई देता रहता है चमकते हुए, इसको हम लोग कहते हैं हीरक वलय की घटना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड रिंग। हीरक वलय यानी हीरा के तरह वलय चारों तरफ से आकृति बना लेता है। हीरा मतलब डायमंड। तो इस घटना को जब देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तो उस टाइम भी साइड वाले कुछ हिस्सा चमकता हुआ हमको प्रकाश मंडल की तरह दिखाई देता रहेगा। बीच का पूरा ढक जाएगा लेकिन साइड से फिर भी ब्राइटनेस आपको पूरा दिखेगा। तो ये जो चमकता हुआ एक रिंग बनाता है ना, इसी घटना को हम लोग हीरक वलय की घटना कहते हैं, अंग्रेजी में डायमंड रिंग की घटना। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है कि डायमंड रिंग की घटना क्या होती है और ये कब लगता है, आंशिक सूर्य ग्रहण के वक्त लगता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के वक्त लगता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उस टाइम पे हीरक वलय की घटना होती है। पूरा सूर्य ढक जाता है लेकिन साइड से चमकता हुआ रिंग की तरह दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला हम देखते हैं, ये तो सूर्य ग्रहण हो गया। अब इसके बाद देखते हैं चंद्र ग्रहण में। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण पे देखते हैं, ये देखिए अगला है चंद्र ग्रहण। ठीक है, लूनार इक्लिप्स। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है, ठीक उसका ओपोजिट होता है। उसमें हमने क्या बताया आपको कि देखिए सूर्य रहता है, ठीक है, और बीच में आता है चंद्रमा ना, इस साइड पृथ्वी, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे बीच में आ गया है पृथ्वी, बीच में आ गया है यहाँ पर पृथ्वी। यहाँ पे देखिए आप क्या है, ये आपका सूर्य, ये आपका पृथ्वी और ये आपका चंद्रमा। अब देखिए यहाँ पे क्या घटना हुआ, अगले वाले में पृथ्वी यहाँ पे था, चंद्रमा यहाँ पे था। ठीक ना, इसमें देखिए क्या था, इसमें है कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आमने सामने एक सीध में आ जाए, तीनों एक सीध में है। ठीक है, तो एक सीध में आ गया। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचेगा लेकिन चंद्रमा पर नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि बीच में आ गया है कौन, तो बीच में पृथ्वी आ गया, इसका परछाई बनेगा इस पे, है ना। तो ये वाला क्षेत्र जो है ना इधर से ढक जाएगा, आगे का हिस्सा प्रकाश नहीं पहुंचेगा, क्योंकि चंद्रमा के पास तो प्रकाश है नहीं, पृथ्वी के पास भी नहीं है, आ रहा है सूर्य के पास से, तो यहाँ से तो लाइट आएगा इधर से। ठीक है, लाइट आएगा लेकिन वो लाइट पहुंचेगा नहीं, पृथ्वी पर पहुंचेगा, इसलिए हमको पृथ्वी दिखाई देगा, लेकिन चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ये जगह छेक लिया आगे से, इसका प्रकाश आएगा, इस प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, परछाई बन जाएगा। ठीक ना, आपको पता है कि किसी भी पिंड को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिना प्रकाश का हम लोग किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब नहीं बनेगा, रेटिना में प्रतिबिंब बनता है तभी हम लोग देख पाते हैं फोटो। तो सूर्य से प्रकाश आएगा पृथ्वी पे, तो इसलिए पृथ्वी को देख पाएंगे। ठीक ना, लेकिन चंद्रमा पर प्रकाश नहीं जाएगा, तो हम लोग अगर यहाँ से इसको देखना चाहेंगे तो ये हमको दिखाएगा ही नहीं, ढक जाएगा। तो इसलिए
जिसको नहीं देख पाएंगे उसमें लगेगा ग्रहण। वहां पे सूर्य को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि बीच में चंद्रमा आ गया था तो सूर्य में ग्रहण लग गया। यहाँ पे हम लोग पृथ्वी पे यहाँ है, यहाँ से इधर देखेंगे तो ये चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देगा तो यहाँ पे लग गया चंद्र ग्रहण। यानी आपको एक ये लॉजिक याद रखना है कि जो नहीं दिखेगा ना उसमें ग्रहण लगा। अगर कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है तो हम लोग उसको भी बोलते हैं कि ग्रहण लग गया है ना। तो ये एक ध्यान रखना है। तो इस ट्रिक से तो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आप समझ लिए। अब देखिए कुछ और बात है जो कि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में समझना है, ठीक है। तो आते हैं उस पे। इसके अलावे आप देखिए कुछ और बात है, जैसे कि देखिए आपको बताया कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमता है, ठीक है। तो घूमने के क्रम में क्या होता है कि जैसे यहां मान के चलिए सूर्य है, ठीक है। यहां मान के चलिए सूर्य है, ठीक है। और अंडाकार पथ पे पृथ्वी घूम रहा है, पूरा गोलाकार पथ पे नहीं घूमता, अंडाकार पथ है, ठीक ना, परवलयाकार पथ कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी जो है पूरा हट गया, चलिए कोई बात नहीं, हम फिर से बना लेते हैं। जैसे देखिए ये आपका अगर सूर्य हो गया, ठीक है, और सूर्य का अगर मान के देखिए पृथ्वी घूम रहा है चारों तरफ से, ठीक है। तो पृथ्वी अगर घूम रहा है तो इसमें देखिए क्या होता है कि कभी मान चलिए पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ आ गया, कभी पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ आ गया, है ना, कभी घूमते घूमते यहाँ भी आ सकता है। तो इसमें तीन कंडीशन होता है, ठीक है। अर्थ ही है, तीनों जगह पृथ्वी ही है, ठीक ना, लेकिन साइज जो है दूरी जो है ना सूर्य से कभी घट जाता है तो कभी बढ़ जाता है तो कभी औसत रहता है, ठीक ना। तो ये तीन घटना होती है, ठीक ना। इसको ध्यान रखना है क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना है अच्छे से। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जब पृथ्वी की दूरी सूर्य से सबसे कम होती है, ठीक ना, तो उस घटना को वो देखिए क्या होता है, मान चलिए अगर ये है पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी, तो उस घटना को कहते हैं उपसौर, ठीक ना। अंग्रेजी में इसको पेरिहेलियन कहते हैं, ठीक है। और जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होगी, ये आपको न्यूनतम दूरी हुआ, और जब अधिकतम होगा तो इसको कहेंगे हम लोग एपीहेलियन। ठीक है, यानी उपसौर अपसौर, ठीक ना, ये दो घटना होता है, इसको समझिए थोड़ा सा। और एक देखिए जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होगा, न्यूनतम मतलब सबसे कम दूरी होगा, ठीक ना, तो इस घटना को हम लोग कहेंगे क्या चीज, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होगा, ठीक ना, तो ये होगा आपको उपसौर की घटना। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी होगा तो इसको हम लोग कहेंगे अपसौर की घटना, ठीक ना। तो उपसौर अपसौर समझ गए। अब इसके बाद देखिए एक और घटना होती है जिसको औसत दूरी बोलते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, औसत दूरी यानी कि एवरेज डिस्टेंस, ठीक ना, तो ये होता है 14.98 करोड़ किलोमीटर। इसी औसत दूरी को हम लोग एक खगोलीय वर्ष कहते हैं, दूरी नहीं, एक खगोलीय वर्ष, एक खगोलीय वर्ष, ठीक ना। एक खगोलीय वर्ष जो है आपको अगर आंकड़ा पूछे कितना होता है तो ये आप ध्यान रखिएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर होता है, ठीक ना। अब देखिए इसके अलावे जो है कुछ और बातें हैं जो आपको समझना जरूरी है, यहां से तो क्वेश्चन पूछता ही है। आगे देखिए
सूरज में जो है आपको अलग अलग प्रकाश होता है, ठीक ना। इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। अब देखिए एक चीज और, ये अगर आप ये सूरज को यहाँ पे हम लिए हैं, ठीक है, वही सूरज है यहाँ पे ले लिए, ठीक ना। देखिए सूरज में प्रकाश आपको निकलता हुआ दिख रहा है, तो सूरज में भी जो प्रकाश होता है ये 3 तरह से निकल रहा है, ठीक ना। सूरज में जो केंद्र होता है, जो केंद्र है उसका प्रकाश अलग होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यानी सूरज का जो केंद्र है इसका प्रकाश कुछ अलग होता है, ठीक है। और ये जो सतह वाले भाग है इसका प्रकाश कुछ अलग होता है, ठीक ना। और जो है, और इसमें जो सौर्य कलंक होता है, कहीं पे सौर्य धब्बा आपको सूरज में है, इस बात को भी ध्यान रखना है कि सूरज में जो है कुछ धब्बा होता है जिसको सौर्य कलंक कहते हैं, ठीक ना। तो इसका टेम्परेचर अलग होता है, यानी तीनों का टेम्परेचर अलग अलग है। सूर्य के केंद्र का टेम्परेचर कितना है वो देखते हैं, फिर सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना है वो देखते हैं, ठीक ना। फिर इसके बाद जो है सूरज के जो है धब्बा का जो है वो कितना है, तो सबको देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए, तो देखिए सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर होता है ना वो केंद्र का होता है, ठीक है। तो केंद्र का है तो कितना है, तो ये है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। केंद्र का तापमान सबसे अधिक, सेंटर का तापमान कितना होगा, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद देखिए सबसे जो कम तापमान है वो है आपको सौर्य कलंक यानी कि सौर्य धब्बा का। ये है किसका, यह है केंद्र का, केंद्र का तापमान, ठीक है। ये 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो है ना ये आपको किसका है,